नमस्कार, मैं ललित कुमार टीसीएमसी के इसी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम लैंगिक विषमताएं और उनसे संबंधित समाज में जो रूढ़िगत धारणाएं हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं लैंगिक विषमताएं और रूढ़िबद्ध धारणाएं। भारतीय समाज में लैंगिक विषमताएं और जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उसके पीछे उनके क्या कारण हैं और साथ ही उनके प्रति जो बदलता हुआ नज़रिया है वो क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसका पर्सपेक्टिव या प्रस्तावना। भारतीय समाज में जो लड़कियां हैं उनके प्रति भेदभाव और जो लैंगिक असमानता है वो धर्मावलंबी, लोकाचार और जो पारंपरिक लिंग संबंधी रूढ़िगत धारणाओं से जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत की हम बात करें तो प्राचीन भारत में स्त्री और पुरुष की भूमिकाएं असमान थी, अर्थात समान नहीं थी। यही कारण था कि लड़कियों में आत्मसम्मान की कमी थी और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनके साथ असमानता का व्यवहार होता था। लड़की के जन्म होने पर उसे परिवार का दुर्भाग्य समझा जाता था। भारतीय समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति जो विशेषाधिकार है और उनका कार्य का प्रारूप है उनके संबंध में भी भिन्न भिन्न धारणाएं विद्यमान हैं जो सदियों से चली आ रही है। लड़कों को प्राय पुरुषोचित स्वभाव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि आक्रमणकारी व्यवहार, प्रभुत्व, स्वतंत्रता और साथ ही साहसिक कार्यों का बोध और लक्ष्य प्राप्ति। जबकि इसके विपरीत जो लड़कियां हैं उनमें स्त्रीचित विशेषताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे लड़कियों में विनम्रता, पालन पोषण करना, आज्ञा पालन करना, अपने परिवार में बड़े लोग हैं उनकी आज्ञा का पालन करना, निर्भरता और लक्ष्य विहीनता। इस प्रकार से जो लड़के और लड़कियां हैं उनके कार्यों से संबंधित भिन्न भिन्न धारणाएं हैं और ये आशा भी की जाती है कि ये जो व्यवहार है वो यथोचित व्यवहार ऐसा ही करे। इसका जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, सोशलाइजेशन, उस प्रक्रिया पर भी प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जो हम कह सकते हैं बचपन से लेके किशोरावस्था तक तथा जो प्रौढ़ता की स्थिति है तब तक यह सीधा फैल जाता है। अतः जो लिंग संबंधी पूर्व धारणाएं हैं वे सबसे बड़ा कारण हैं जिससे कि जो बच्चे हैं, विशेषकर जो लड़कियां हैं, उनके साथ समाज में भेदभाव किया जाता है। वास्तव में लड़कियां अनुभव करती है कि पिता के घर तथा ससुराल दोनों ही जगह पर उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, अर्थात उनका कोई विशेष महत्व नहीं है, वो नहीं रहे तो क्या हो, इस प्रकार से। और साथ ही जो दहेज के लिए अथवा जो ये लड़की की माँ होने के कारण उनके साथ हमारे भारतीय समाज में दुर्व्यवहार किया जाता रहा है और किया जाता जा रहा है। हम आज भी देखें तो समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनल्स में अक्सर ऐसी एक खबर प्रकाशित होती रहती है जिसमें महिलाओं को जला देना, एसिड अटैक और साथ ही ट्रिपल तलाक आदि ये मामले सामने उभर कर आते हैं। साथ ही पोषण और जो आहार के मामले में उनकी अवहेलना की जाती है और उनका दमन किया जाता है। वास्तव में परिवार में जो अच्छी चीज़ है वो बेटे के लिए होगी और उसके बाद में बेटियों के बारे में सोचा जाएगा। इससे संबंधित हम एक एनसीईआरटी का 1989 में एक अखिल भारतीय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण हुआ था और इस सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें भारतीय समाज में शिक्षा के व्यापक जो प्रसारण के लाभ अभी तक लड़कियों तक नहीं पहुंचे हैं, इस प्रकार से रिपोर्ट में बताया गया है। हम बात करें तो वास्तव में पिछले जो 50 वर्षों का हमारा इतिहास है उसमें जो शिक्षण सुविधाएं हैं उनका भी हर स्तर पर विकास तो हुआ है। साथ ही सरकारी जो भरसक प्रयास हैं उनके बावजूद भी
सीमित संख्या में ही लड़कियों की पहुंच स्कूल तक और विशेष करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और हायर एजुकेशन तक हो पाती है। सैद्धांतिक रूप से जो लड़कियों को भी समान शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन ये वास्तविकता से बहुत दूर है। और जो शिक्षा के लिए अधिक महत्व है हमारे जो समाज द्वारा लड़कों को दिया जाता है, और वास्तव में ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, हमारे पब्लिक डोमेन में ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं हम जो लैंगिक विषमताएं और जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनके प्रति क्या किसी प्रकार का जो नज़रिया है उसमें बदलाव आया है क्या। निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में लैंगिक विषमताएं और जो इनसे संबंधित जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनके प्रति जो आमजन का नज़रिया है उसमें निश्चित तौर से बदलाव आया है, और महिला शिक्षा और जागरूकता में निरंतर पॉजिटिव पक्ष हमारे सामने आया है। तो भारतीय समाज में लड़की के जन्म को दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, किंतु जो शिक्षित परिवार हैं उनमें और जो अन्य वर्ग हैं उनकी भी जो विचारधारा है उनमें अब निश्चित रूप से परिवर्तन आ रहा है। हम बात करें कुछ समाजशास्त्रियों की तो उनका भी मानना है कि ये परिवर्तन शिक्षित जो नगरीय मध्यवर्ती महिलाएं हैं उनमें आई जागृति का परिणाम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो परिवर्तन का दौर चल रहा है उसमें जो शहरी क्षेत्र की शिक्षित मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। वे नहीं चाहती कि उनकी जो बेटियां हैं वो भी दमनपूर्ण जो जीवन है वो बिताए, और ये भी सामने आया है कि हाल के वर्षों में दिल्ली, मुंबई आदि जो मेट्रो सिटीज़ है उसमें शिक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उनमें भ्रूण लिंग परीक्षण के विषय में प्रतिकूल विचार भी उत्पन्न हुए हैं। इस विषय में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी कुछ एजेंसियां जैसे यूनिसेफ, यूनिफेम, ILO आदि के योगदान को भी हम ज़रूर इसमें याद रख सकते हैं। साथ ही जो लिंग के आधार पर असमानता है उसको कम करने के लिए भरसक प्रयास भी किए गए हैं। शिक्षा में लड़कियों की जो भागीदारी है वो बढ़ने के बाद ये सुधार संभव हुआ है। इसी तरह जो स्कूलों में जो लड़कियों की भर्ती होती है उसमें भी इजाफा हुआ, यानी नामांकन लड़कियों का बढ़ा है भारत में, और प्राथमिक विद्यालय स्तर पर तो इसका जो नामांकन की दर है उसमें अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है, और ये वास्तव में लड़कियों की शिक्षा में सुधार का प्रतीक है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्थिति में सुधार नज़र आ रहा है। हम कह सकते हैं स्कूलों में जो आयरन की टेबलेट है, फॉलिक एसिड की टेबलेट्स आदि देने से काफ़ी सुधार हो रहा है, साथ ही पोलियो की दवा आदि से। अतः हम कह सकते हैं कि जो भारत में धीरे धीरे ही सही लेकिन लड़कियों के प्रति जो नज़रिया है वो बदल रहा है। लड़कियों का जो सामाजिक परंपरागत मान्यताएं हैं और जो सामाजिक हमारे मानक और मूल्य हैं उनमें भी परिवार और वैवाहिक संस्थानों से प्रभावित होता है। अतः जो परंपरागत मान्यताएं हैं उनको तोड़ते हुए हर वर्ग के लोगों के बीच एक नए सामाजिक प्रतिमान स्थापित हमें करने के प्रयास करने होंगे, और इस क्षेत्र में शिक्षक की अहम भूमिका हो जाती है। अब देखते हैं हम जो बालिकाएं हैं उनकी वास्तव में कम भागीदारी और जो विद्यालय छोड़ने की दर है यानी अपव्यय की जो दर है वो ऊंची किन कारणों से है, इनके पीछे क्या क्या कारक है इनको देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पारिवारिक और सामाजिक कारक। पारिवारिक और सामाजिक कारकों में हम देखें तो इसके अंतर्गत हमें मुख्य रूप से 4-5 जो कारण हैं वो बालिकाओं की शिक्षा है उसको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है पारिवारिक परंपराएं एवं कम आयु में ही उनको शादी कर देना। हम भारतीय समाज में देखते हैं कि हमारी ये पारिवारिक परंपराएं हैं कि लड़कियों को शिक्षा देके क्या करना है, आखिर उसको ससुराल जाना है और उनका ससुराल में जो घरेलू कार्य है उनको संपन्न करना, इसलिए उनके लिए
कोई विशेष शिक्षा की आवश्यकता और विशेष तौर से जो उच्चतम शिक्षा है उसकी आवश्यकता नगण्य है। साथ ही उनकी कम उम्र में हम शादी कर देते हैं तो एक घर छूटने के बाद दूसरे घर में जो लड़की जाती है वो उस अपने जैसे पीहर में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले उसको शिक्षा देने में रुचि नहीं रखते हैं और घरेलू कार्यों में और प्रजनन कार्यों में वो लिप्त हो जाती है। दूसरा हम देखते हैं तो मुख्य रूप से हम देखेंगे पर्दा प्रथा। वास्तव में पर्दा प्रथा भारतीय समाज में एक बुराई के रूप में हमेशा प्रचलित रही है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी महिलाओं को पर्दा में रखने की परंपराएं थी। आज भी ये पर्दा प्रथा है, लेकिन जैसे जैसे समाज में शिक्षा का दायरा बढ़ रहा है और महिला चेतना और सशक्तिकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें धीरे धीरे जो पर्दा प्रथा से महिलाएं बाहर आ रही है और उन्नति के नए आयाम प्राप्त कर रही है। हम देख सकते हैं रेलवे के लोको पायलट से लेके सेना में उच्चाधिकारी तक महिलाएं परचम लहरा रही है। साथ ही अन्य कारकों में हम देखें तो सामाजिक और जो पारिवारिक अपेक्षाएं हैं वो लड़कियों से इसी रूप में होती है कि वो पारिवारिक जो कार्य है उनको संभाले, साथ ही जो पारिवारिक बच्चे हैं शिशु और उनको संभाले। साथ ही एक कारक और महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक और सामाजिक कारक हैं उनमें कि शिक्षा का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उच्च व्यय। वास्तव में हमने इससे संबंधित पहले भी चर्चा की है कि जो शिक्षा का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष उच्च व्यय है, फिर वो होने के बाद भी लड़कियों की शिक्षा में विशेष तौर से उच्च शिक्षा में कोई विशेष रूप से हमें क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को नहीं मिले हैं। इसके लिए हमें सभी को, समाज के सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और महिलाओं और जो बच्चियां हैं उनको शिक्षा के बेहतरीन और निकटतम अवसर देने होंगे। देखते हैं और क्या क्या कारण हैं। दूसरा है शैक्षणिक सुलभता तथा इनको प्रदान करने वाली जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ खामियां हैं। वो कौन कौन सी है तो देखते हैं। व्यवस्था से संबंधित यानी गवर्नमेंट और प्रशासन से संबंधित, इसमें सबसे पहला आता है घर से विद्यालय की दूरी। हमने आरटी एक्ट में देखा है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर पर प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था और 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्चतर प्राथमिक या सेकेंडरी स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में आज हम भारत की स्थिति देखें तो प्रायकर यानी हम रेशियो निकालें तो अधिकांश भारतीय क्षेत्रों में 1 किलोमीटर के दायरे में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो घर से विद्यालयों की दूरी और अनेक राज्यों द्वारा, राज्य की सरकारों द्वारा ऐसे कदम उठा लेना जैसे कि स्कूलों में नामांकन की कमी आने पर या कम नामांकन होने पर पास की स्कूल में उस स्कूल को मर्ज कर देना, ये सभी कारणों से वास्तव में जो स्कूल और जो घर या विषय कहें कि बालिकाओं के बीच की दूरी है वो कम नहीं होकर बढ़ जाती है। तो घर से विद्यालयों की अधिक दूरी और वहाँ तक जाने का सुगम मार्ग नहीं होना और सुरक्षा संबंधी कारणों से जो बालिका शिक्षा है उसमें विशेष सुधार नहीं हुआ है। दूसरा देखें तो विद्यालय समय सारणी में लचीलेपन का अभाव है। हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय की समय सारणी का निर्धारण किया जाता है उस समय अनेक पक्षों के बारे में विचार किया जाता है, लेकिन अगर हम इसके बारे में विचार करें कि बच्चे को विद्यालय आने और अनुशासन संबंधी कुछ लचीलेपन को हम स्वीकार करें तो ये बिल्कुल संभव है कि अधिकतम लड़कियां विद्यालय तक पहुंच बना सकती है और शिक्षा का मुख्य अंग में अपनी भूमिका बढ़ा सकती है। साथ ही महिला अध्यापिकाओं की कमी हम देखें तो टीचर रेशियो देखें तो महिला और पुरुष शिक्षकों के बीच में वास्तव में महिला शिक्षकों की नियुक्ति इतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो सकी है
जितना कि वो प्रतिनिधित्व रखती है समाज में। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस जो दूरी है उसको पाटने के लिए महिला अध्यापकों की अधिकतम नियुक्ति की जाए और विशेष तौर पर जो बालिका शिक्षा संबंधी विद्यालय है, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो विद्यालय हैं उनमें पूर्ण रूप से महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति करने का प्रावधान किया जाए। साथ ही हम एक और कारक देखते हैं तो बालिका विद्यालयों की अनुपस्थिति। वास्तव में हम महिला अध्यापकों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर बालिकाओं का विद्यालय है उनकी हमारे भारतीय समाज में बहुत कमी है। अनेक प्रयास किए गए हैं, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय आदि के बारे में हमने पहले भी चर्चा की, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में और निश्चित अनुपात में नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या कारक है। तो शिक्षा की विषय वस्तु का महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होना, यानी जो शिक्षा की विषय वस्तु है वो महिलाओं की जो आवश्यकता है उसके अनुरूप विषय वस्तु तैयार नहीं की जाती है। तो देखते हैं इसके भी क्या क्या कारण हैं। इसमें देखें तो पहला हम देखते हैं तो अव्यावहारिक शिक्षण विधियां हैं। हमारे देश के पाठ्यक्रम में जो शिक्षण विधियां प्रयुक्त की जाती हैं वो अव्यावहारिक है। अर्थात इन शिक्षण विधियों को में सुधार और नवाचार की आवश्यकता है। साथ ही दूसरा हम देखें तो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में बालिकाओं की उपेक्षा। ये महत्वपूर्ण कारक है कि पाठ्यक्रम और जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें बालिकाओं की उपेक्षा। अनेक प्रकार के भारत में जो शोध कार्य हुए शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में, तो उसमें पाठ्यक्रम और लैंगिक मुद्दों के बारे में अध्ययन किए गए। उसमें स्पष्ट रूप से सामने आया कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, जो पाठ्यक्रम हैं, उनमें बालिकाओं को एक विशेष रूप में प्रस्तुत किया जाता है और साथ ही जो महिलाओं को पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो उनको अभी तक नहीं मिल पाया है। और जो पाठ्य पुस्तकों में चित्र वगैरह होते हैं उनमें भी अधिकांश चित्र है जो बालकों से संबंधित होता है, इसमें भी बालिकाओं का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। तो ये सभी जो कारक हैं वो इन बच्चियों की जो लिंग विषमताएं हैं और साथ ही जो रूढ़िगत धारणाएं हैं उनके मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं को और विस्तार में देखने का प्रयास करेंगे। तब तक थैंक यू।